डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान गोदावरी संस्थान के प्रांगण में मैं डॉक्टर डी तिवारी आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, अक्सर मैं आपसे एक बात कहता हूं, वो ये कि जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहिए। हासिल करने के लिए मंजिल जब बनाएंगे, मंजिल पर बढ़ने के लिए कदम को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और कल जो आपको संदेश दिया था कि आप जिंदगी में कभी निराश मत होना और आप दुनिया के सबसे अच्छे बंदे हो, ये बात आपके मन में हर पल रहे। जब बात रहेगी हमेशा, तो आप ऐसा काम करोगे। सीधा फंडा है, आपको कुछ करना पड़ेगा, तब आप करेंगे खुद। खैर, लिव दैट पॉइंट। हम विषय पे आ जाते हैं। छात्रों, देश के कर्णधारों, युवकों, कल मैं आपसे बताया था कंपटीशन में हर विषय की महत्ता होती है। हर प्रश्न अपने में लाजवाब स्थान रखता है। क्लियर? सामान्य हिंदी, साहित्य और व्याकरण की भी बड़ी कीमत है। हम लोग इसी को पढ़ रहे थे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे सिविल परीक्षाएं हो, चाहे वनडे की परीक्षाएं हो, सब में हिंदी से सवाल किए जा रहे हैं। लोगों की नजर में यह होता है कि हिंदी से सरल सवाल आते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आपको एक बात बता दूं, जिस सवाल को हम लोग सरल समझते हैं वही सवाल कभी कठिन बन जाता है। वही सवाल कभी कठिन बन जाता है। क्लियर? जैसे मुझे याद आया, एक घटना याद आई। एक बार सिविल परीक्षा में आ गया। सिविल परीक्षा में आ गया, सोच लो, मैं अब सवाल कर रहा हूं। आ गया, निरंतर शब्द का मूल अर्थ है। निरंतर शब्द का मूल अर्थ है ए, लगातार, बी, क्रमशः, सी, बिना अंतर के, और डी, अंतर के साथ। अब बच्चों, आपको बता दूं, जब ऐसा प्रश्न आएगा तो लड़का जो सरल स्वभाव का होगा, जो कंपटीशन को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, लगातार मार देगा। निरंतर में लगातार लगा भी देगा और घमंड से कहेगा ये तो बड़ा सरल प्रश्न था। लेकिन नहीं, प्रश्न है निरंतर शब्द का मूल अर्थ क्या है। और अगर सिविल की परीक्षाओं में आ रहा है, सरल तो हो भी नहीं सकता। इसका मूल अर्थ हुआ बिना अंतर के। लगातार तो क्रमशः का अर्थ हुआ। क्रमशः माने लगातार। निरंतर में लगातार तो होता ही नहीं, उसका मूल अर्थ तो नहीं है, वो भावात्मक अर्थ है। सवाल ऐसे बनते हैं कंपटीशन में, जिसको आप बहुत सरल समझते हैं, बहुत छोटा सवाल समझते हैं, बहुत बड़ा बन जाता है, आपके लिए समस्या खड़ी कर देता है। खैर, लिव दैट पॉइंट। हम लोग अपने विषय पे आ जाते हैं। छात्रों, कल मैंने आपको सिलेबस पूरा हिंदी का लिखा दिया था और व्याकरण का पहला सोपान, पहला टॉपिक शुरू किया था, वर्णमाला बोध। वर्णमाला बोध यही शुरू किया था। वर्णमाला बोध के 3 रूप हैं, ये बता चुका था। वर्णमाला बोध के रूप, बोध के रूप 3 रूप हैं। पहला, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। दूसरा,
वायु संवेग के आधार पर वर्ण। तीसरा, तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण। इसको हम संबोधित कर दिए थे, बता चुके थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। इसके भी दो भेद थे। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। हम लोग स्वर वर्ण की चर्चा कर रहे थे। मैंने स्वर वर्ण की परिभाषा लिखाया और स्वर वर्ण के भेद लिखाया। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के भेद, इसी पे हम लोग थे। स्वर वर्णों के दो भेद हैं मुख्य, और उसको दो रूप में वर्गीकरण किया गया था। पहला था उत्पत्ति या जन्म या प्रादुर्भाव या आविर्भाव, आविर्भाव के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर। और दूसरा था मात्रा, काल या परिमाण, परिमाण के आधार पर स्वर। याद रखो बच्चों, स्वर वर्णों के दो, उनका वर्गीकरण किया गया दो रूपों में। पहला है उत्पत्ति या जन्म या प्रादुर्भाव या आविर्भाव के आधार पर स्वर। दूसरा मात्रा, काल या परिमाण के आधार पर स्वर। तो हम लोग इस समय पढ़ेंगे उत्पत्ति या जन्म या प्रादुर्भाव या आविर्भाव के आधार पर स्वर। थोड़ा गंभीर रहना पड़ेगा आपको। उत्पत्ति या जन्म या प्रादुर्भाव या आविर्भाव, आविर्भाव के आधार पर स्वर। देखो बच्चों प्लीज, सवाल एग्जाम में ऐसे बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों कितने भागों में बांटा गया है, या प्रादुर्भाव के आधार पर स्वर वर्णों कितने भागों में बांटा गया है, या आविर्भाव के आधार पर स्वर वर्णों कितने भागों में माना गया, या जन्म से स्वर वर्ण कितने भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। सवाल बेटा ऐसे बनते हैं। किताब में उठाओ, कहीं उत्पत्ति का आधार लिखा गया, लेकिन प्रादुर्भाव, आविर्भाव, जन्म ये मिलना मुश्किल हो जाएगा। भाई पूछने वाला सवाल किस अंदाज में पूछेगा, इतना एहसास तो आपको नहीं है। बदल के कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा आपको गंभीर रहना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने पूछा, उत्पत्ति या जन्म या प्रादुर्भाव या आविर्भाव के आधार पर स्वर वर्णों के कुल कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5।
एक सवाल आ गया, प्रादुर्भाव के आधार पर स्वर वर्णों कितने भेद हैं? इसका सही जवाब वही लड़का दे सकता है, वही छात्र देगा जो जानता होगा। जिसको मालूम नहीं वो क्या जवाब देगा भाई? तो इसका सही उत्तर है 2। लिख लीजिए, 2 भेद हैं इसके। पहला, ह्रस्व या मूल स्वर, और दूसरा दीर्घ या संधि स्वर। याद रखो, हर स्वर को मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व माने छोटा, मूल माने मूल, माने ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। याद रखो, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। लिख लीजिए, ह्रस्व या मूल स्वर परिभाषा: जिन स्वर वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। संख्या 4, अ, ई, उ, री। याद रखो बच्चों प्लीज। ह्रस्व या मूल स्वर परिभाषा इसकी हुई, जिन स्वर वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इनकी संख्या 4, अ, ई, उ, री। एग्जाम में सवाल बनेगा ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, अ, ई, उ, री। या नेट में आया था, जेआरएफ में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नेट में आया था, मूल स्वर वर्णों की संख्या है 3, 4, 9, 11। क्लियर? तो संख्या है 4। कौन कौन? अ, ई, उ, री। अब दीर्घ या स्वर संधि पे आ जाओ। दीर्घ या स्वर संधि। दीर्घ माने बड़ा और संधि माने संधि। संधि स्वर, संधि माने जुड़ना। जो स्वर जुड़ के बनते हैं, जो स्वर जुड़ करके बनते हैं, इनको दीर्घ स्वर पे कहते हैं। लिख लो परिभाषा: जो स्वर दो स्वर वर्णों के जुड़ने से बनते हैं, आगे लिखो। संख्या 7, वो लिख लो कौन कौन है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लिख लो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन इन संस्वर के 2 भेद हैं, दीर्घ स्वर वर्ण के 2 भेद हैं। क्लियर? वो भी लिख लीजिए। लिखो बच्चों। अच्छा, दीर्घ माने बड़ा, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। याद रखो, दीर्घ माने बड़ा, अर्थात जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्णों के उच्चारण से 2 गुना अधिक समय लगता है। और संधि स्वर इसके कहते हैं क्योंकि 2 स्वर संधियों से, 2 स्वर वर्णों से
जुड़ करके बनते हैं, इसलिए संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। इनके भेद लिख लो। लिख लीजिए, दीर्घ या संधि स्वर वर्ण के भेद। दीर्घ या संधि स्वर वर्ण के भेद। एक सवाल बच्चों ये बढ़ गया, थोड़ा गंभीर रहो, थोड़ा समझना पड़ेगा। करिकाल की घटना याद करो, उसका संवेद, उस संवाद क्या देता था, वो कहता क्या था। हम जितना पढ़ते हैं उतने हमें अज्ञानता का आभास होता जाता है। जितना आप पढ़ेंगे आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हमेशा मैं सब कुछ जानता हूं। इसलिए बच्चों सीखना पड़ेगा। क्लियर? लड़ाई लड़ो तो एकदम आर या पार की, करो या मरो की। अगर ऑनलाइन शुरू कर दिए पढ़ाई ना तो मंजिल कलाओं कुछ देखो ही मत। क्लियर? खैर, नहीं तो वही रह जाए कहने के लिए कि मंजिल तो सामने थी, गर है गिला तो खुद से। अरे पढ़ नहीं पाए कदम, बढ़ नहीं पाए कदम, बस दूर से देखा किए। ऐसी नौबत नहीं है बच्चों। क्लियर? मंजिल देखो। दीर्घ या संधि स्वर वर्ण के भेद मैं सवाल कर रहा हूं। संधि स्वर वर्ण के कुल कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। संधि स्वर वर्ण के कुल कितने भेद हैं? उत्तर दो। 2। लिख लीजिए, दीर्घ या स्वर संधि वर्ण के भेद। पहला, स्वजातीय या एक जातीय या निज जातीय संधि, निज जातीय संधि स्वर। दूसरा, विजातीय या संयुक्त स्वर। अब एक स्वजातीय माने अपनी जाति का, एक जाति एक ही जाति का, निज जाति में अपनी जाति का। आपको मैंने बताया इसकी संख्या 3 है, आ ई उ। एक जाति जो एक जाति अपनी जात से मिलकर बनते हैं, इनकी संख्या 3। निज जाति में अपनी जात से, स्वजाति में अपनी जाति, तीनों का मतलब एक है। जो स्वर दो अपनी जाति के स्वर वर्ण से मिलकर बनते हैं, परिभाषा इसकी है। और संख्या 3, संख्या दीर्घ री को भी जोड़ सकते हैं इसमें। 4 दीर्घ री को जोड़ सकते हैं, इसमें दो राय नहीं, जो संस्कृत का है। लिख लीजिए, लेकिन हिंदी में संख्या 3 लिखी है।
आ, ई और उ कैसे बनता है इसको बता दे रहा हूं आपको। जैसे आ, यह बनता है दो मूल स्वर अ अथवा आ से मिलकर के, लेकिन याद रखो अ अथवा आ से बनता, आ अथवा आ से बनता है संधि के माध्यम से, लेकिन यहां मूल अ प्लस अ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। क्लियर? याद रखना हमेशा कि आ दो हर्ष मूल स्वर से मिलकर बनता है अ और अ, बड़ी ई दो मूल स्वर ई प्लस ई और बड़ा उ प्लस उ, माने दो मूल स्वर वर्णों से। लेकिन एक बात आप यह भी जान लीजिए कि आ जो है आ प्लस अ से, आ प्लस आ से, आ प्लस आ से, आ प्लस आ से भी मिलकर बनता है। अब मैं सवाल करूंगा अभी आप, लेकिन हां अगर आ जाए कि किन दो मूल स्वर वर्णों से, तब आप आ प्लस आ से कहोगे। क्लियर? दिमाग में रखो। ऐसे ई किन दो मूल स्वर वर्णों से, ई प्लस ई और उ प्लस उ। री लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, री दीर्घ री प्लस री, ब्रैकेट में लिख लो, दीर्घ री स्वर को केवल संस्कृत में दीर्घ री स्वरवर्ण को दीर्घ री स्वरवर्ण को केवल संस्कृत में स्थान मिला है। याद रखो, दीर्घ री स्वरवर्ण को केवल संस्कृत में स्थान मिला है, हिंदी में इसका स्थान नहीं है। याद रखो, इसको हिंदी में जगह नहीं मिलती, इसलिए हिंदी में संख्या 3। अब आ जाओ विजातीय या संयुक्त स्वर। विजातीय माने अपनी जात का नहीं, या संयुक्त दो संध्या दो स्वर वर्ण मिलकर बनाते हैं जो अपनी जात के नहीं होते। जहां दो अलग अलग जात के स्वर वर्ण मिलते हैं। संख्या चार, ए ओ आओ। अब बनता कैसे बता दो। ए ओ आओ, ये बनता है आ प्लस ई से, ए बनता है आ प्लस ए से, ओ बनता है आ प्लस उ से, औ बनता है आ प्लस ओ से। लिखो बच्चों इसको,
कौन किससे मिलकर बनता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आ जाएगा किन दो मूल स्वर वर्णों से, तभी यह संभव है। नहीं तो मैं लिखा दे रहा हूं आगे, इतना पहले लिख लो तब आगे बताएं हम आपको। लिख लीजिए, यहां देखो विजाति बने, यहां अ दूसरी जात, ई दूसरी जात के हैं, ए बना दिए। अ में अ दूसरी जात का, ए दूसरी जात का है, अ बन गया। ओ में अ दूसरी जात का, ओ दूसरी जात का, ओ बन गया। औ में अ दूसरी, ओ दूसरी जात का, औ बन गया। ओके, मतलब यहां विजाति। लेकिन एक बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि यदि देखा जाए मूल स्वर आएगा तभी यह उचित कहना होगा। अगला लिखो, लिखे अगला लिखो बच्चों, लिखे मात्रा या परिमाण या काल या समय या काल या समय के आधार पर स्वर मात्रा या काल या परिमाण या समय के आधार पर स्वर है। एक सवाल आपसे मैं फिर करता हूं, जैसे एग्जाम में आ गया, मात्रा या काल या परिमाण के आधार पर, मात्रा या काल या परिमाण के आधार पर स्वर वर्णों के कुल कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर दीजिए। मात्रा या काल या परिमाण के आधार पर स्वर वर्णों के कुल कितने भेद हैं? जल्दी उत्तर दीजिए। सही उत्तर है 2। 2 नहीं, सोचो पहले। 2, 3, 4, 5 मात्रा या काल या परिमाण, 2 या 3 या 4 या 5 क्या दे सकते हैं आप? सही उत्तर है, सही उत्तर दीजिए। 2 या 3 या 4 या 5? 3 लिख लीजिए। इसके 3 भेद हैं। पहला एक मात्रिक स्वर, दूसरा द्विमात्रिक स्वर और तीसरा त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर याद रखो, इसके कुल 3 भेद हैं, एक मात्रिक, 2 मात्रिक और त्रिमात्रिक। क्लियर? अब हम लोग फिर इसकी चर्चा थोड़ी देर में कर रहे हैं, याद रखना। और याद रखना एक मुख्य पॉइंट, एक मात्रिक, 2 मात्रिक, त्रिमात्रिक। एक मात्रिक क्या है, 2 मात्रिक क्या, त्रिमात्रिक क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले टर्न पर। ओके बच्चों? और याद रखो बच्चा प्लीज, वो ये कि ज्ञान गोदावरी के प्रांगण में अगर आप उतरे हैं
तो आपके मन में एक लक्ष्य हमेशा होना चाहिए, नौकरी की प्राप्ति। और अगर आपके मन में बात बैठ गई है स्थायी रूप से, मां कसम कभी आपको कोई हरा नहीं पाएगा। डीडी तिवारी बोल रहा है आपसे। क्लियर? मंजिल प्राप्त करिए, मैं आपके साथ हर पल हूं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं।